हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। एनएएस परीक्षा जो कि 12 नवंबर को निर्धारित है, उसकी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1 उम्मीद है आपने देखा होगा और आपको बहुत ही उपयोगी जानकारी मिली होगी। आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान का सेट 2 कक्षा 10 के लिए। पहला प्रश्न हम देखते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या क्या कहलाती है? संकटग्रस्त, दुर्लभ जातियां, जैव विविधता या लुप्त जातियां? तो पहले का उत्तर है सजैव विविधता। जल अभाव की समस्या का कारण है जल प्रदूषण, अनावृष्टि, वर्षा का असमान वितरण या उपयुक्त सभी? तो इसका सभी ये कारण है कि जल अभाव की समस्या उपयुक्त सभी के कारण होती है। अनावृष्टि का अर्थ है बारिश कम होना या बिल्कुल ना होना। यदि आप राजस्थान के पश्चिमी भाग में निवास करते हैं तो जल संग्रहण हेतु कौन सा तरीका अपनाएंगे? टांका, बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण, हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी राजस्थान में हम रह रहे हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या है यह। तो तीसरे का उत्तर है टांका। महासागरीय जल के प्राप्त खनिजों का समूह है लोहा एवं मैग्नीज, मैग्नीज एवं तांबा, मैग्नीज एवं नमक, संगमरमर एवं चूना पत्थर। तो तीसरे का उत्तर, हाँ जी, तीसरे का उत्तर ही है टांका। चौथे का उत्तर है मैग्नीज एवं नमक, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पांचवा जो प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से ऊर्जा संसाधन के विकास की संभावना सर्वाधिक है? ग्रामीण क्षेत्र में तो पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या बायोगैस ऊर्जा? तो ग्रामीण क्षेत्र है क्योंकि इसलिए बायोगैस ऊर्जा जो कि प्राकृतिक स्रोत से बनेगी वह इसमें अधिक विकास की संभावना है। दिए गए मानचित्र में अंकित संकेत के आधार पर कृषि उत्पादक क्षेत्रों के सही समूह को हमें छांटना है। क्षेत्र का मक्का उत्पादक क्षेत्र, क्षेत्र का चावल उत्पादक क्षेत्र, क्षेत्र रबड़ उत्पादक क्षेत्र, क्षेत्र कपास उत्पादक क्षेत्र। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर हम देख सकते हैं कि जो त्रिभुज दिया गया है वह क्षेत्र का चावल उत्पादक क्षेत्र है, अर्थात यह जो क्षेत्र है यह चावल उत्पादक क्षेत्र है। तो सेट 1 में भी इस प्रकार का प्रश्न आया है। कृषि से संबंधित आपको क्षेत्र पता होने चाहिए, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। चंबल बेसिन में भूमि खंड का कारण है वायु अपर्दन, जल अपर्दन, हिमानी अपर्दन या सागरीय अपर्दन? तो क्योंकि चंबल बेसिन है तो इसलिए सातवें का उत्तर ऑब्वियस सी बात है, जल अपर्दन इसका सही उत्तर होगा। चीनी उद्योग हेतु कच्चा माल है गन्ना, कपास, मूंगफली या चावल? तो प्रश्न 8 का जो सही उत्तर है वह हम सभी जानते हैं, चीनी जो है गन्ने से बनाई जाती है प्रायकर। भारतीय अर्थव्यवस्था को उत्पादन के किन क्षेत्रों में बांटा है? अर्थव्यवस्था का प्रश्न है यह। आर्थिकी से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या उपयुक्त सभी? तो उत्पादन के जो क्षेत्र हैं वह जो है इसका सही उत्तर है, इन सभी में इसको बांटा गया है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों में गैर नवीनीकरण संसाधनों के उदाहरण हैं तेल के भंडार, गैस के भंडार, व ब दोनों, भूमिगत जल? तो गैर नवीनीकरण जो संसाधन है, गैर नवीनीकरण, प्रश्न संख्या जो 10 है इसका सही उत्तर है व ब दोनों, अर्थात तेल के भंडार और गैस के भंडार दोनों। सविता गांव में रहने वाली एक गरीब व कम पढ़ी लिखी महिला है। उसके पास ऋण लेने के लिए पर्याप्त कागजात भी नहीं है, अतः उसे ऋण प्राप्त करना चाहिए बैंक से, स्वयं सहायता समूह से, साहूकार से या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से? तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर जो है वह स्वयं सहायता समूह है, क्योंकि महिला है और पढ़ी लिखी है वह, ठीक है, कम पढ़ी लिखी है लेकिन पढ़ी लिखी है वह, तो उसको स्वयं सहायता समूह से जो है ऋण सरलता से मिल जाएगा, क्योंकि उसके पास कागजात नहीं है और बैंक जो है बिना कागजात, पूरे कागजात के बिना ऋण नहीं देगा। प्रश्न संख्या 12,
आपके मित्र ने एक दवा खरीदी जो समाप्ति तारीख अर्थात एक्सपायरी डेट पार कर चुकी है। इस दवा को खाने से तबीयत और ख़राब होगी तो आप उसे शिकायत पुलिस थाना दर्ज कराने हेतु कहाँ जाने की सलाह देंगे? नज़दीकी पुलिस थाना, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति, जिला उपभोक्ता अदालत, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है स, जिला उपभोक्ता अदालत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, बैंक के कार्य हैं जनता से जमा स्वीकार करना, जनता को ऋण देना, अ व ब दोनों, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर स है, प्रश्न संख्या 13 का स। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण या उपयुक्त सभी। तो संबंध और तीव्र एकीकरण जो है प्रश्न संख्या 14 का उत्तर है वो कहलाता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। प्रश्न संख्या 15, विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलना करने के लिए निम्न में से किस आय को उपयुक्त माना गया है? आय की तुलना हमें करनी है और किसकी? देश की। तो कुल आय, प्रति व्यक्ति आय, कुल जनसंख्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वह है ब, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, जर्मनी में बलूत पत्तियों का मुकुट निम्न में से किसके महत्व को प्रकट करता है? आज़ादी मिलना, शांति की चाह, वीरता का, मुकाबले की तैयारी। तो यह जर्मनी से संबंधित प्रश्न है। इसका सही उत्तर है वीरता का। महात्मा गांधी ने नमक यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? सही उत्तर सभी जानते हैं, स जो है 17वें का उत्तर है, साबरमती से उन्होंने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है स, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। प्रश्न संख्या 19, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो यह 1854 ईस्वी, अर्थात जो उत्तर है इसका है ब, 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। निम्न में से किस उद्यमी ने 1912 ईस्वी में भारत का प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया था? 1912 में किसने किया था? तो यह प्रश्न संख्या जो 20 है इसका हमें सही उत्तर बताना है। द्वारकानाथ टैगोर, सेठ हुकुमचंद, जे.एन. टाटा, जे.डी. बिरला। तो यह जो था जे.एन. टाटा साहब के द्वारा किया गया था। 21, ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में मुख्यतः किस प्रथा के बारे में लिखा है? तो ज्योतिबा फुले ने किसके बारे में लिखा है? सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा या दास प्रथा। गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है। प्रश्न संख्या 21, तो इसका सही जो उत्तर है वह है स, जाति प्रथा के बारे में लिखा है। वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष हुआ था? प्रश्न संख्या 22, तो इसका सही उत्तर देखते हैं 1803, 1815, 1821 या 1830। तो इसका जो सही उत्तर है वह 1815, प्रश्न संख्या 22 का ब उत्तर है। निम्नांकित रेखा चित्र में 79.8% आबादी भारत के किस धार्मिक समुदाय को संबंधित है? तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। तो 79.8, इसको हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पे 14%, 1.7, 0.7, 4.2 और 2.3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी है 79.8%, मुस्लिम, जैन, हिंदू या सिख। तो हम सभी जानते हैं भारत की आबादी हिंदू। सिंहली भाषा किस देश की राजभाषा है? श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया या सिंगापुर। तो जो प्रश्न संख्या 24, इसका उत्तर अ है, श्रीलंका की है सिंहली भाषा। वर्तमान में यहाँ का एक गीत है बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रमुख खामी को छांटिए। तुलनात्मक रूप से भ्रष्टाचार की व्यापकता, गरीबों के प्रति संवेदनहीनता, उच्चतर आर्थिक समृद्धि में अक्षमता, राजनीतिक समानता की कमी। यह बताना हमें लोकतांत्रिक शासन में कमी बतानी है। तो उत्तर में देखिए केवल एक, एक और दो, एक और तीन, दो और तीन और उपरोक्त सभी। तो 25 का उत्तर है ब, केवल एक और तीन। यह जो है इसका सही उत्तर है। बेल्जियम के बहुसंख्यक वर्ग हैं? डच भाषी, फ्रेंच भाषी। तो बेल्जियम है, वहाँ के जो अधिकतर लोग हैं वे डच भाषी हैं। तो यही इसका सही उत्तर है।
सिंहली भाषा जो है वह श्रीलंका की है। बोल्विया के फेडगोर नामक संगठन निम्न में से किस प्रकार का समूह है? राजनीतिक दबाव समूह, लोक कल्याणकारी या जातिगत समूह। तो किस प्रकार का समूह है यह? प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है स, लोक कल्याणकारी समूह है। प्रश्न संख्या 28, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य विधायी अधिकारी को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो जो केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार हैं 2, 3, 4 या 5 कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर है 3। हम सभी जानते हैं केंद्रीय सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। तो जो 29 का उत्तर है वह है राजभाषा। निम्न में से संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार, सत्ता के अनुषंगिक इकाइयों में विभाजन, केंद्रीकृत सरकार और क्षेत्रीय विविधताओं को सम्मान। तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है वो है केंद्रीकृत सरकार, क्योंकि वहाँ पे संघ अर्थात संघ का अर्थ ही यही है कि 2 या 2 से अधिक स्तर पे सरकार होगी। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। वीडियो उपयोगी लगा तो बाकी के विषयों के लिए भी वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर। चैनल को, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।